एवरीवन, आप लोग सब कैसे हैं। तो आज वही प्रोबेबिलिटी के आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ रिवीजन किया था और प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन क्या है। इट इज़ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, ये समझा था। और उसमें ये भी समझा था कि कैसे हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ बेसिक, मैं पूरा रूल तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वैसे थोड़ा थोड़ा आपको बताते जा रहा हूँ सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो। आज हम उसी प्रोबेबिलिटी में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं एडिशन थ्योरम से। अब देखिए एडिशन थ्योरम क्या कहता है। अब मान लीजिए मेरे पास एक इवेंट है ए और एक इवेंट है बी, ठीक है। टू इवेंट्स आर ए एंड बी और मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब यहाँ पे मैं आपको स्टेटमेंट्स भी बताते जाता हूँ, बिकॉज प्रोबेबिलिटी में आपको कई बार क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट के फॉर्म में दिए होंगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में जो अभी तक पैटर्न मैंने देखा है क्वेश्चंस का, उसमें वो क्या करते हैं, क्वेश्चंस कई बार स्टेटमेंट में पूछते हैं और आपको उसको इंटरप्रेट करके समझ के उसको फिर मैथमेटिकल फॉर्म में लाना होता है। तो हमें स्टेटमेंट को कैसे मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है ये हमें आना चाहिए। अब देखिए ए यूनियन बी को हम ए और बी ऐसे रीड करते हैं। तो आपको हो सकता है क्वेश्चन में ए और बी, और इनफैक्ट ए और बी क्यों, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन थिंग और द अदर थिंग, है ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऐसे कुछ भी दे सकते हैं, है ना। द प्रोबेबिलिटी दैट he will choose mathematics और chemistry, या probability that he'll speak the truth और he'll speak the lie, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ भी आपको दे सकते हैं, ठीक है। probability that he will get an electric contract और plumbing contract, ठीक है। तो फर्स्ट ए हो जाएगा, सेकंड जो है बी हो जाएगा। तो इसमें और अगर आ गया तो मुझे समझ जाना चाहिए कि यूनियन की बात हो रही है। तो यहाँ पे probability ऑफ ए यूनियन बी, अब जैसे 11th में हमने सेट थ्योरी पढ़ा होगा, मुझे मालूम है कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि सेट थ्योरी में जो फॉर्मूला था जिसमें यहाँ पे एन लगा होता था, नंबर ऑफ, उस एन को हटा के हमने पी कर दिया, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब जैसे कि यहाँ पे ए यूनियन बी को हम ए और बी पढ़ते हैं, इसी तरह से यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी को हम ए एंड बी पढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया ए और बी, ठीक है, और ये हो गया ए एंड बी। तो दोनों का डिफरेंस भी मैं आपको बता दूं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ जो हमें क्वेश्चंस मिलने में उसके हिसाब से बता रहा हूं, नॉट द इंग्लिश वर्ड का मतलब, ठीक है। ये और एंड का मैं वर्ड का मतलब नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ मैथमेटिक्स में हम इसको, या प्रोबेबिलिटी में जो आपको क्वेश्चन आएंगे उसमें इसका क्या मतलब होगा मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और देखिए, और का मतलब है ईदर, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक चलेगा, दोनों हो तो भी चलेगा, ठीक है, ईदर बोथ। तो और का मतलब है ईदर या फिर बोथ, ठीक है। मतलब कोई एक भी हो चलेगा, दोनों हो तो भी चलेगा, ठीक है ना। मतलब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, मतलब या तो ए मिले या तो बी मिले या तो दोनों मिले, ठीक है, तो उसको हम और से बोलेंगे, ठीक है। आई वॉन्ट, लेट्स से मैं बोलता हूं आई वॉन्ट लेट्स से बिस्किट और चॉकलेट। सपोज हम ऐसे बोलते हैं कि मुझे या तो बिस्किट चाहिए या तो चॉकलेट चाहिए। मतलब अगर मुझे बिस्किट मिल जाए तो भी काम चलेगा, चॉकलेट मिल जाए तो भी काम चलेगा, दोनों मिल जाए तो भी काम चलेगा, ठीक है। तो और का मतलब है किसी एक से भी काम हो जाएगा, दोनों है तो भी काम हो जाएगा। तो यहाँ पे और का मतलब ये होता है, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। और ये जो और एंड का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत आगे तक आपको प्रोबेबिलिटी के एंड तक, ये जो चैप्टर 12th का खत्म होगा एंड तक जितने भी क्वेश्चन है, मोस्टली क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। अच्छा, एंड का मतलब कंपल्सरी बोथ, ठीक है ना। एंड का मतलब है बोथ। जैसे कि यहाँ पे किसी एक से भी काम चल जाएगा, यहाँ पे दोनों से ही काम चलेगा। अगर कोई एक है तो वो एंड में नहीं आएगा। जैसे कि आई वॉन्ट बिस्किट एंड चॉकलेट, या कुकीज एंड चॉकलेट,
मुझे कुकीज़ भी चाहिए, चॉकलेट भी चाहिए, मतलब मुझे दोनों चाहिए। सिर्फ कुकीज़ देंगे काम नहीं चलेगा, सिर्फ चॉकलेट देंगे काम नहीं चलेगा, मुझे दोनों ही चाहिए। ठीक है, सो ये हो गया बेसिक डिफरेंस, और ये डिफरेंस मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से होना चाहिए। इसी के बेसिस पे जो मैं वर्ड प्रॉब्लम मुझे दिए जाएंगे एग्जाम में, मैं उस वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, और उसके बाद ही, क्योंकि एक बार वो मैथमेटिकल फॉर्म में यानी फॉर्मूले में सेट हो गया है ना, सबसे ज़्यादा चैलेंज होता है वर्ड प्रॉब्लम का, वो होता है उस वर्ड प्रॉब्लम को हम मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लेके आए, है ना। आपने ये देखा होगा, जैसे छोटी क्लास में भी, 10th में भी आपने वर्ड प्रॉब्लम्स किए होंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, तो वहां पे भी यही चैलेंज होता था कि इस वर्ड प्रॉब्लम को जो है मैं इक्वेशन में कन्वर्ट कर दूं। एक बार वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो गए फिर उसको कोई भी सॉल्व कर सकता है, ठीक है ना। तो ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ताकि आप वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट कर सको, क्योंकि एक बार इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई फिर तो आप उसको सॉल्व कर ही सकते हो, ठीक है ना। तो दिस वाज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। किसका क्या मीनिंग है वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मीनिंग मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देता हूं, मैं आपको बता देता हूं। याद है आपको? अगर नहीं भी याद है तो मैं एक बार फिर से बताता हूं, लेकिन ये डेफिनेशन सारे, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी बोला था, फिर से बोल रहा हूं, ये डेफिनेशंस मेरे दिमाग में सेट होने चाहिए, इनका मतलब क्या है सेट होना चाहिए, तभी मैं ये क्वेश्चंस जो है कर पाऊंगा। और सिर्फ इनके डेफिनेशंस नहीं, इसका पूरा कॉन्सेप्ट सेट होना चाहिए, क्योंकि कई बार नॉट ओनली बोर्ड एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम एंड अदर बाकी जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, पीईटी, सीए, सीपीटी होता है, या फिर और भी जैसे एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट के पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब, अगर हम दो इवेंट की बात कर रहे हैं, ए एंड बी, ए और बी दो इवेंट्स हैं, और मैं बोलता हूँ ये दोनों इवेंट्स क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसका मतलब है कि ए और बी कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है ना। ए और बी कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। अगर ए होगा तो बी नहीं होगा, बी होगा तो ए नहीं होगा, ठीक है। और हमेशा हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज 0, ठीक है ना। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है को हम 0 लिखते हैं। सो फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज 0, ठीक है ना। अब क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में ए इंटरसेक्शन बी इज 0, तो फिर ए यूनियन बी हमारा बन जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला देखा, ये अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, ठीक है, किसी भी कंडीशन में ये फॉर्मूला हमेशा ट्रू है। ये फॉर्मूला एक्सक्लूसिव टू, है ना, ये सिर्फ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है। और दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की हम बात कर रहे हैं, नॉट 3, ठीक है। दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब यहीं पे देखिए, अगर 3 इवेंट्स हैं, ठीक है, मान लीजिए मुझे ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, तो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोवाइडेड ए बी एंड सी ये तीनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए 2 इवेंट के लिए, 3 इवेंट के लिए ये फॉर्मूला है। अगर ए बी एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते तब फॉर्मूला क्या होता, तो वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इसमें देखिए ये फॉर्मूले जो है ये बनाने का मैं आपको तरीका आगे बता दूंगा यूजिंग वेन डायग्राम क्वेश्चंस में, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें आगे बहुत से ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे ये फॉर्मूला मुझे क्रिएट करने होंगे, तो जैसे ज़रूरत होगी मैं वैसे आपको बता दूंगा। सो ये हो गए बेसिक फॉर्मूलेज। इसके बाद मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट जो है वो है
ये तो हो गया दो इवेंट्स के लिए। अच्छा, दो इवेंट के बाद फिर कई बार हमें ना एक ही इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। मुझे एक ही पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हाँ सिर्फ यही इवेंट चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट्स से ए ओनली, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं ओनली ए या फिर ए ओनली। तो ए ओनली के लिए, ठीक है, मैं आपको बताता हूं, इसको आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब यहां पे ए ओनली मतलब मैं दो इवेंट्स ए एंड बी की बात कर रहा हूं, ठीक है, ए बी एंड सी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ए एंड बी की बात कर रहा हूं, और ए और बी में मुझे सिर्फ ए ओनली चाहिए। मैं आपको इसमें वेन डायग्राम में बताता हूं ए ओनली को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा और बेटर क्लियर समझ में आ जाए। सपोज दिस इज ए एंड लेट्स से दिस इज बी, ठीक है, मुझे बोला है ए ओनली। अब देखिए ये जो है ये टोटल ए है, दिस इज ए, लेकिन ए ओनली मतलब मुझे ए में से वो सारा हिस्सा हटाना है जो ए और बी दोनों के लिए कॉमन है। अब देखिए यहां पे ये जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा है फ्रॉम हियर टिल हियर जो आप देख रहे हैं, ये बी के पास भी है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, ये जो बी वाला हिस्सा है इसको हटा देता हूं। तो ये बी वाले हिस्से को मैंने हटा दिया। अब जो ये हिस्सा बच गया लाइक दिस पोर्शन, इतना, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली, ठीक है, इसको हम ए ओनली, ठीक है, बोलते हैं। अच्छा, इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट। ये जो बी के ऊपर बार लगा हुआ है इसको बी नॉट पढ़ते हैं, इसको कई बार बी बार के बजाय बी सी, है ना, बी कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी लिखते हैं, या फिर बी प्राइम, है ना, डैश लगा देते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। अब डिपेंड करता है आप कैसे भी लिख सकते हैं, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम बार लगाते हैं, ठीक है, बट कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ता। आप कोई दूसरा कन्वेंशन अगर यूज करना चाहते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। अब ए इंटरसेक्शन बी नॉट, इसको अगर हम सिंपल भाषा में समझना चाहें तो वो सारी चीजें जो ए के पास तो है लेकिन बी के पास नहीं है, तो ए के पास है लेकिन बी के पास नहीं है, तो जो बी के पास थी वो सब मैंने हटा दिया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली, व्हाट इज द चांसेस ऑफ ए ओनली, इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी, ठीक है। इसको हम ऐसे, ए ओनली को हम ए एंड नॉट बी ऐसे भी पढ़ते हैं। देखिए ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चंस में यूज होने हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस, देखिए जिस पे कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा है उसको आप लिखेंगे और उसमें से दोनों के इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओनली बोला है, ठीक है, बी ओनली अगर बोला होता तो ये, अब ये फॉर्मूला जो है आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओनली बोला है तो इसको मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी ओनली मतलब मुझे बी चाहिए लेकिन ए नहीं चाहिए, ठीक है, ए नहीं चाहिए, तो जिस पे कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा है आप उसको लिख लीजिए और उसमें से दोनों के इंटरसेक्शन को माइनस कर दीजिए, ठीक है, सिंपल, यही है स्टोरी। तो ये हमने फॉर्मूला बना लिया ए ओनली बी ओनली का। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये फॉर्मूले जो है बने बनाए कई बार बुक्स में नहीं होते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं, ये फॉर्मूला जो है आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन जनरली 4 मार्कर्स में आता है, जो मैं अब आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला इज exactly one of A and B, ठीक है, exactly one of A and B, ठीक है। तो exactly one of A and B मतलब probability of A intersection B naught and probability of A naught intersection B, ठीक है, ये हो जाएगा probability of A intersection B naught and A naught intersection B, जिसको कि आप
एक तो देखिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी नॉट का फॉर्मूला ये लिखा है और ए नॉट इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला ये लिखा है। मैं दोनों को अगर ऐड करता हूं तो पी ए प्लस पी बी तो मुझे मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मुझे मिल गया, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया। ठीक है, exactly one of A and B is A intersection B naught plus A naught intersection B and that is equal to probability of A plus probability of B minus twice of probability of A intersection B। एक फॉर्मूला ये है। दूसरा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं and that is that will be probability of A union B minus probability of A intersection B। ठीक है ना, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी का उसको हम लिखेंगे ऐसे, जिसका एक फॉर्मूला तो ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, एंड दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और अगर मैं इसको वेन डायग्राम में समझना चाहता हूं, देखिए वेन डायग्राम इस साल है नहीं बट मैं जस्ट समझा रहा हूं, वेन डायग्राम यूज कर रहा हूं ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी का मतलब या तो सिर्फ ए हो या तो सिर्फ बी हो, दोनों नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसका डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा, मतलब या तो सिर्फ ए हो या तो सिर्फ बी हो। दैट मीन्स ये जो कॉमन एरिया है उसको मैंने कट कर दिया। ए यूनियन बी ये टोटल होता, उसमें से मैंने ए यूनियन बी कट कर दिया। ये जो एरिया बच गया है ना, जो मैंने शेड किया हुआ है, दैट विल बी हाँ एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी। ये हमने देखे फॉर्मुलेज। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, अब इसमें हम एडिशन थ्योरम लगाएंगे। जस्ट एक सैम्पल क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, एडिशन थ्योरम हम अप्लाई कैसे करेंगे वो बताने के लिए। अब देखिए यहाँ पे बोला बास्केट कंटेन्स 20 एप्पल्स एंड 10 ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 5 एप्पल्स एंड 3 ऑरेंजेस आर डिफेक्टिव, 2 फ्रूट्स आर ड्रॉन एट रैंडम। ठीक है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर एप्पल्स और बोथ आर गुड। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, मैं एक बार बता देता हूँ। आपको बोला है एक बास्केट है, ठीक है, ये बास्केट हो गया। इस बास्केट में हमारे पास 20 एप्पल्स हैं और 10 ऑरेंजेस हैं। ठीक है, इस 20 एप्पल में 5 एप्पल जो है डिफेक्टिव हैं, 5 एप्पल आर डिफेक्टिव, और इस 10 ऑरेंजेस में, ठीक है ना, हमारे पास 3 ऑरेंजेस हैं जो डिफेक्टिव है। सिंपल सी बात। अब आपको बोला है कि मैंने इस बास्केट में से क्या किया, टोटल इसमें कितने हैं, ठीक है, 20 एप्पल 10 ऑरेंजेस मतलब 30 फ्रूट्स हैं टोटल। ठीक है ना, 2 ही हैं वैसे तो, लेकिन हाँ फ्रूट, तो टोटल 30 जो फ्रूट्स हैं इसमें टोटल 30 हैं, 30 पीसेज हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं। अब इन 30 के बास्केट में से मैंने क्या किया, 2 फ्रूट रैंडमली, ठीक है, हाथ डाला और निकाला। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो 2 फ्रूट मैंने रैंडमली ड्रॉ किया है वो दोनों के दोनों मुझे या तो एप्पल मिल जाए या तो सही मिल जाए या तो गुड मिल जाए। ठीक है ना, मतलब वो डिफेक्टिव ना हो। तो क्वेश्चन देखिए हम कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या करना है। तो जो 2 चीज़ें क्वेश्चन में डिफाइन की गई हैं, पहले मैं उसको जो है 2 इवेंट्स डिफाइन करूंगा। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या चाहिए, फाइनली क्वेश्चन में क्या बोला है, बोथ आर एप्पल या फिर बोथ आर गुड। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, लेट ए गेटिंग एन एप्पल, ए इवेंट मैंने क्या डिफाइन किया, गेटिंग एन एप्पल। ठीक है, और बी मैं डिफाइन कर देता हूं गेटिंग गुड फ्रूट। ठीक है ना, मुझे अच्छा फल मिले, वो मुझे उसके चांसेस। ठीक, फाइन, ओके। अब यहां पे हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन का रूल लगेगा। अच्छा, वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए कभी भी जैसे यहां पे अगर 2 फ्रूट के बजाय मान लीजिए 1 फ्रूट होता, 1 फ्रूट इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन एप्पल और इट इज गुड। ठीक है, अगर 1 फ्रूट की बात होती तो प्रॉब्लम नहीं थी। जब भी एक ड्राइंग होता है, तो अभी देखिए एक ड्रॉ करना है ना, अब यहां पे मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एप्पल निकालता हूं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एप्पल निकालता हूं। अगर 1 फ्रूट ड्रॉ किया होता, कितने एप्पल हैं टोटल मेरे पास, 20। ठीक है ना, टोटल फ्रूट कितने हैं मेरे पास, 30 है ना। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या कहता है, हाँ, फेवरेबल केसेस
अपॉन टोटल केसेस, ठीक है ना। तो फेवरेबल केसेस कितने हैं एप्पल के लिए 20, टोटल केसेस कितने हैं फ्रूट्स, टोटल फ्रूट कितने हैं 30, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एप्पल इज 20/30। अब दूसरा, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ मुझे बोला है बी यानी कि गेटिंग गुड फ्रूट, तो अब मुझे उसमें देखना है कि टोटल कितने 8 फ्रूट हैं जो डिफेक्टिव है, 8 डिफेक्टिव आइटम्स, 8 डिफेक्टिव आइटम है, मतलब 30 में से 8 है डिफेक्टिव, तो कितने 22 फ्रूट हो गए जो नॉन डिफेक्टिव है, ठीक है ना। अब 22 फ्रूट नॉन डिफेक्टिव है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन डिफेक्टिव है ना, तो 22 नॉन डिफेक्टिव और टोटल है 30, ये हो जाता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फिर ऐसे हम ए इंटरसेक्शन बी जो है वो निकाल लेते कि कितने ऐसे हैं जो एप्पल भी है और गुड भी है। तो देखिए एप्पल भी है और अच्छे भी हैं, तो 20 में से 5 एप्पल खराब है, 20 में से 5 एप्पल खराब है, मतलब 15 एप्पल बचे जो अच्छे हैं। तो ऐसे फ्रूट जो एप्पल भी है एंड गुड भी है ना, बी हमने क्या डिफाइन किया, अच्छा फल है वो, है ना, सड़ा हुआ नहीं है, अच्छा है। तो जो एप्पल भी और सही भी है, तो 15 ऐसे फ्रूट, 15 ऐसे एप्पल है जो सड़े हुए नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या होता 15/30। अब मैं एडिशन थ्योरम लगा के इसको सॉल्व कर लेता। ये कब करते हम, जब एक ही फल मैंने रैंडमली निकाला, ठीक है, एक ही फल मैंने रैंडमली निकाला, तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे जो नंबर्स दिया है उसको डालते जाते हैं। जब भी एक से ज्यादा ड्राइंग होती, मतलब मैंने 2 फ्रूट निकाला, 3 फ्रूट निकाला, 5 फ्रूट निकाला, जो भी निकाला, ठीक है ना, एक से ज्यादा अगर ड्राइंग होती है तो हम हमेशा कॉम्बिनेशन लगाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला एक में भी लगाया जा सकता है, लेकिन हम उस चीज को स्किप करते हैं क्योंकि उससे मेरा मतलब लिखना और जो ये प्रेजेंटेशन कैलकुलेशन सब बढ़ता है और कुछ नहीं होता। तो हम जब हमारे पास एक डायरेक्ट एक क्लियर कट मेथड है तो कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2 या 2 से ज्यादा ड्राइंग हो, जैसे कि आप यहाँ पे एक फ्रूट के बजाय बोला 2 फ्रूट्स आर ड्रॉन, तो मुझे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना है, द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है, जो कि 11th में आपने पढ़ा है। अगर नहीं भी पढ़ा है, मैं बेसिक्स आपको बताता हूँ। कॉम्बिनेशन हम NCR जनरली इसको रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल, या फिर इसको अदर वे राउंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया फॉर्मूला। अब इसके बाद ये फॉर्मूला हम लगाएंगे कैसे, तो देखिए कभी भी ड्राइंग की बात होती है कि हाँ मैंने रैंडमली 2 फ्रूट्स आर ड्रॉन, तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे नॉट परमुटेशन, क्योंकि आप 2 फ्रूट जो है ना, 2 फ्रूट्स आर ड्रॉन मतलब आई एम मेकिंग अ सिलेक्शन एंड नॉट अरेंजमेंट, है ना। मैंने 2 फल निकाले, मैं इस निकालने वाले प्रोसेस को हम सिलेक्शन बोलेंगे, अरेंजमेंट नहीं बोलेंगे। और मैंने आपको क्या बताया, जब भी सिलेक्शन होता है हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे, जब भी अरेंजमेंट होता है हम परमुटेशन लगाएंगे। तो अब ए और बी हमने डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैंने क्या डिफाइन किया था, गेटिंग एन एप्पल, ठीक। अब देखिए यहां पे टोटल नंबर ऑफ केसेस 30 फ्रूट है मेरे पास। अब 30 फ्रूट में से 2 फ्रूट को 32 तरीके से निकाला जा सकता है। एक बास्केट में 30 फल हैं, उसमें से मुझे 2 निकालने हैं, कितने तरीके से मैं वो 2 फल निकाल सकता हूं, तो वह नंबर ऑफ वेज जो है 30 कॉम्बिनेशन 2, 30C2 ऐसे आएगा। अब मुझे बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एप्पल, मेरे पास टोटल 20 एप्पल्स है जिसमें से मुझे 2 एप्पल सिलेक्ट करने हैं, उसका नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 20C2। यहां पे मैंने सिर्फ कॉम्बिनेशन लगाया। अगर यहां 3 दिया होता कि 3 फ्रूट्स आर ड्रॉन, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 आर एप्पल या फिर ऑल द 3 आर गुड, तो हम 20C3 अपॉन 30C3 कर देते हैं एंड सो ऑन, फाइन। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या था कि गुड, है ना, बोथ आर गुड, नॉन डिफेक्टिव, ठीक है, बोथ आर नॉन डिफेक्टिव। तो हमने यहां पे देखा, देखिए नीचे हमेशा वैल्यू जो है सेम रहेगी, यानी कि 30C2 टोटल नंबर ऑफ केसेस। ऊपर है ना, नॉन डिफेक्टिव फ्रूट्स कितने थे, हमने देखा था 22, है ना। 30 टोटल फ्रूट है जिसमें से 5 और 3 8 डिफेक्टिव है, तो 22 ऐसे फल हैं जो नॉन डिफेक्टिव है। तो हम वो लिख लेंगे 22 फ्रूट्स आर नॉन डिफेक्टिव, और उसमें से नॉन डिफेक्टिव फ्रूट से 2 फ्रूट निकालने के नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 22C2, ठीक है।
अब यहां पे मुझे एक और चीज निकालनी है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, मतलब जो एप्पल भी हो और गुड भी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो ए यानी एप्पल भी है और बी यानी गुड भी है। तो टोटल तो हमारा वही रहेगा 30C2, ठीक है, 30C2 कॉम्बिनेशन। अच्छा, ऊपर आ जाएगा जो एप्पल भी है और गुड भी है। अच्छा, टोटल एप्पल कितने हैं 20, जिसमें से 5 थे डिफेक्टिव, 15 बच गए नॉन डिफेक्टिव। तो 15 ऐसे एप्पल हैं जो एप्पल भी हैं और ठीक भी हैं, सड़े हुए नहीं है। तो ऊपर आ जाएगा 15C2 जो एप्पल भी हैं और सड़े हुए भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ एडिशन थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। अब मुझे सिर्फ एडिशन थ्योरम लगाना है और इसको सॉल्व कर लेना है, फाइन। तो एडिशन थ्योरम क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ए यूनियन बी क्यों निकाला, अच्छा मैंने क्वेश्चन रब कर दिया थोड़ा सा, लेकिन बता दूं, टू फ्रूट्स आर ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर एप्पल, और कंजक्शन आ गया ना, और का क्या मतलब होता है, यूनियन, तो इसीलिए बोथ आर एप्पल और बोथ आर गुड। तो हमने क्वेश्चन की शुरुआत कैसे की कि भाई मुझे ओरिजिनली पूछा क्या गया है, आपको पूछा है या तो दोनों एप्पल हो या तो दोनों सही हो, मतलब सड़े हुए ना हो। तो एप्पल को मैंने ए डिफाइन किया और गुड फ्रूट्स को मैंने बी डिफाइन किया, और क्योंकि और लगा हुआ है तो मुझे समझ में आ गया कि ए यूनियन बी निकालना है। अब पी ए निकालने के लिए मैंने कैलकुलेट किया, पी बी निकालने के लिए मैंने ये कैलकुलेशन की, ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए मैंने कॉमन पॉइंट देखा और उसको कैलकुलेट किया। अब मैं फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, मुझे आंसर मिल जाएगा, यानी कि 20C2, ठीक है, प्लस 22C2 माइनस 15C2, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय 30C2, ठीक है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा और वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए एंड इसका मैं आंसर आपको बता दूं, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब इसको आपको कैलकुलेट करके जो है मुझे बताना है। अच्छा, ये दिस इज होमवर्क फॉर यू, ऐसे आप समझ लीजिए। बाकी हाँ, इसमें ये ज़रूर बता दूं कि ये कॉम्बिनेशंस देख के हमें टेंस नहीं होना है कि इसको छोड़ दें, ये बड़ा लंबा कैलकुलेशन होगा। देखिए मैं आपको एक सिंपल सा, जैसे कि 20C2, चलिए ये कैलकुलेट करके मैं बताता हूँ। ये बहुत लंबा नहीं होता है, देखने से लगता है। अब देखिए फॉर्मूला क्या बताया था, n फैक्टोरियल, NCR को हमने क्या लिखा था, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, जहाँ पे फैक्टोरियल क्या होता है, उस पर्टिकुलर नंबर से लेके 1 तक जितने भी नंबर है उनका प्रोडक्ट। तो n की जगह है 20, तो मैं लिख लूंगा 20 का फैक्टोरियल, r की जगह है 2, मैं लिख लूंगा 2 का फैक्टोरियल, n माइनस r यानी 20 माइनस 2, 20 माइनस 2 18 होता है, तो मैं यहाँ सीधे सीधे क्या लिख लेता हूँ, 18 का फैक्टोरियल। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, नीचे आप पहले तो देखिए दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा ये है, तो आप इसको फर्दर लिखेंगे, इस 20 को आप लिखे 20 इंटू 19 इंटू 18, है ना, 20 से पीछे गए 19, 19 से पीछे गए 18, देखिए नीचे 18 है, तो मैं इस 18 पे क्या करूंगा, स्टॉप कर दूंगा, नीचे मैं 18 रहने देता हूं, इस 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख लेता हूं, ठीक है, 18 कैंसिल हो जाएगा, है ना, 2 10 20 हो जाएगा, 19 10 190 आ जाएगा। ये हमने 20C2 निकाला। इसी तरह से आप 22C2 निकाल सकते हो, बहुत मुश्किल नहीं होगा, इजीली निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा। सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर बताइए। चलिए एक सैम्पल क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन में बोला है द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल गेट इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट इज 2/5 एंड दैट ही विल गेट अ प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट इज 4/7, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए उसके चांसेस है 2/5 और प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए उसके चांसेस है 4/7। if probability of getting at least one contract, ठीक है, if probability of getting at least one contract is 2/3,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट बोथ। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है जहां पे ना हमने अगर यूनियन इंटरसेक्शन इसके मीनिंग को अच्छे से समझा हुआ है तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अभी यहां पे जैसे मान लीजिए ए मैं डिफाइन कर देता हूं इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट एंड बी मैं डिफाइन कर देता हूं प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मुझे दी हुई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट इज 2/5 whereas probability of getting plumbing contract is 4/7, ये हमें दिया हुआ है। आगे बोला if probability of getting at least one contract, ठीक है ना, at least one contract is 2/3। अब ये at least one contract का क्या मतलब है? at least one contract का मतलब A यूनियन B है ना। जैसे कि A यूनियन B को हम क्या बोलते हैं, A हो तो भी चलेगा, B हो तो भी चलेगा, दोनों है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ऐसे ही हम यही इसका मीनिंग हमने आज समझा था। और देखिए एटलीस्ट वन का मतलब है कम से कम, ये भी तो कम से कम A है या फिर B है, कम से कम दो में से एक चीज तो है मेरे पास, है ना। इस A यूनियन B को हमने यही समझा था, या तो A हो या तो B हो या तो दोनों हो, जिसको हम दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, कम से कम A या B कोई तो है ना, जिसको हमने इंग्लिश में क्या लिख दिया, एटलीस्ट वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी जब भी ये स्टेटमेंट मिले एटलीस्ट वन ऑफ देम, इसका मतलब 2/3, ये क्या हो गया, A यूनियन B हो गया। एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब क्या हो गया, 2/3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट्स व्हाट, बोथ का मतलब है ना, जैसे मैंने आपको बताया था A इंटरसेक्शन B क्या होता है, दोनों ही होने चाहिए तभी, है ना, वो है ना, बोथ का मतलब है दोनों ही होने चाहिए। तो A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या हो गया, दोनों ही होने चाहिए। तो ये मुझे निकालना है, सीधा क्वेश्चन है ना। डेटा मुझे मिल गया, अब मुझे क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, उसमें A यूनियन B क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन B। वैल्यूज पुट करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे कितना डालना है, 2/3, A कितना है 2/5, B कितना है 4/7, और ये मुझे निकालना है। That's it, इतना सही काम है। ठीक है, अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, ये सोल्यूशन आप कीजिए, ठीक है, और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, मैं आपको इन एडवांस 2/5, 4/7 एंड 2/3, ठीक है, 2/5 हमें दिया हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट, 4/7 इज व्हाट, प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट, एंड 2/3 इज व्हाट, वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब ये निकालिए और मुझे बताइए, दिस इज जस्ट होमवर्क फॉर यू। चलिए, ये क्वेश्चन तो आप, इसका जो भी आंसर होगा वो मुझे बताइए। अब मैं आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और वेरिएशन करके दिखाता हूँ, ठीक है, और वो कैसे सॉल्व करना, अब हालांकि आपको ये सारा अब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मैंने यहाँ पे जैसे ये बोला हुआ है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट इज 2/5 एंड प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट इज 4/7। मान लीजिए यहाँ पे बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट इज 2/5 एंड नॉट गेटिंग प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए नॉट गेटिंग प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट इज 4/7। ठीक है, बाकी सारा क्वेश्चन वही है, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ, है ना, वो हमें निकालना है। इस क्वेश्चन में आप ट्विस्ट क्या हुआ है, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट तो सीधा 2/5 दिया है, लेकिन मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं दिया है। अब क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग क्या, प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग, है ना। तो अगर मैंने बी डिफाइन कर दिया है गेटिंग प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बी अगर मैं डिफाइन करता हूं गेटिंग प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो ये नॉट गेटिंग प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट लिखूंगा मैं, ध्यान रखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट इज 4/7। लेकिन मुझे चाहिए क्या, फॉर्मूले के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट। और हमेशा याद रखिएगा, ये एक फॉर्मूला मैंने आज आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया, अब बताता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इज ऑलवेज 1। हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी इवेंट के होने के चांस और उस इवेंट के ना होने के चांस का टोटल हमेशा 1 मिलता है। ठीक है, और हमेशा ए एंड ए नॉट ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, है ना। कॉमन सेंस या लॉजिकल सी बात है कि ऑब्वियसली या तो ए होगा या तो ए
नहीं होगा, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है, ठीक है, इनवैलिड बात है ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग बी अगर 4/7 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी क्या हो जाएगा, देखिए पी ए प्लस ए नॉट इज 1, तो पी ए नॉट क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ए, ठीक है। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, ये फॉर्मूला हमें लगाना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट दिया हुआ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट यानी कि 1 माइनस 4/7 यानी कि 3/7, ठीक है। तो ए मुझे मिल गया, बी मुझे मिल गया, ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज हमारा 2/3 रहेगा और ए यूनियन बी हमारा एज इट इज 2/3 रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू चेंज हुई जो प्रीवियस क्वेश्चन में था। वहीं पे मान लीजिए ये दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट इज 4/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट, ठीक है, नॉट गेटिंग इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट इज 2/5। तो उस सिचुएशन में क्या होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए 2/5 होता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता 1 माइनस 2/5, है ना, यानी कि 3/5, ठीक है ना। तो फिर उस सिचुएशन में क्या करते हम, ए की जगह 3/5 डालते, बी की जगह 4/7 डालते और ए यूनियन बी हमारा 2/3 रहता, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, ठीक है। हाँ, नॉट है ना, नॉट अगर दिया है तो हमें क्या करना है। सो दिस कवर्स द बेसिक फॉर्मूले, एडिशन थ्योरम और जो फॉर्मूले वगैरह है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जो हमारा 12th का जो मेन हम समझ सकते हैं 12th प्रोबेबिलिटी में जो हम शुरुआत ही करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, वो सारी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं इसको हम समझेंगे।